हेलो गाइस, आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर सेकंड दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध है उसकी समाप्ति किस तरह से हुई और उसके मतलब परिणाम क्या क्या निकले, वो सब हम इस लेसन में देखेंगे। शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। ये एक पहला रीज़न माना जाता है कि जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ उससे पहले जो बर्लिन की दीवार थी, एक तरह से विभाजन का प्रतीक थी वहाँ पे जर्मनी में, तो वो क्या था कि जनता के द्वारा 1989 में तोड़ दी गई और फिर 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये मतलब दो रीजंस दिए हुए हैं कि किस तरह से जो है दो ध्रुवीयता का अंत हुआ था, यानी कि दोनों महाशक्तियों में से सिर्फ केवल एक महाशक्ति रह गई। सोवियत संघ का जन्म यानी कि व्यवस्था प्रणाली वहाँ पे क्या थी, यानी कि जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी हम उसको क्या कहते हैं, सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ लेते हैं कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन भी करके लिख सकते हैं कि जो 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ अस्तित्व में आया, यानी कि जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद जो है ये सोवियत संघ अस्तित्व में आया। अब सोवियत प्रणाली कैसी है देखते हैं। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। और सेकंड है, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। तीसरा है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, बेरोजगारी ना होना। यानी कि जो सोवियत प्रणाली वो एक तरीके से बड़ी ही मतलब प्लान्ड अर्थव्यवस्था थी वहाँ पे कि जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले उनको एकदम जो न्यूनतम जीवन शैली होती है वो उनको प्रोवाइड की जाती थी। किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य को लेकर है, तो वो उन सब जो खर्चे होते थे वो क्या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहन किया करती थी और बेरोजगारी भी नहीं थी। तो ये जो है एक सोवियत प्रणाली थी जहाँ पे क्या पूंजीवाद का विरोध होता था, इसको हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। और जो वहाँ पे जो संचार प्रणाली थी वो भी बहुत उन्नत थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप जो है राज्य का स्वामित्व, यानी कि जो वहाँ पे पावर थी वो सारी किसके पास थी, राज्य के पास थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का ही नियंत्रण था, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था थी। तो समाजवादी व्यवस्था का तो मतलब जो गुण है वो यही होता है कि जो संसाधन है राज्य के उन सब पे किसका नियंत्रण रहेगा, राज्य का रहेगा। तो ये सारी क्या है आपकी सोवियत प्रणाली की व्यवस्था के नाम जानते हैं हम। अब दूसरी दुनिया के देश कौन से थे। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरे दुनिया कहा गया। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं जो पूर्वी यूरोप था वो किस में आया था, आपका सोवियत संघ में आया था, और पश्चिम यूरोप वह अमेरिका खेमे में गया था। तो जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उसको समाजवादी प्रणाली की तर्ज पे ढाला गया, मतलब वहाँ पे भी जो समाजवादी व्यवस्था वो किस तरह से काम करे ये सब चीज़ें वहाँ पे भी हुई। तो इसी को क्या कहते हैं, सेकेंड जो मतलब दुनिया आपका और दूसरी दुनिया के देश, इन्हीं को कहा गया है। अब एक मिखाइल गोर्बाचेव, 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पेरेस्ट्रॉइका और खुलापन ग्लासनोस्ट के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। ये 1980 के दशक के वहाँ पे जो है मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो उन्होंने मतलब जो सोवियत संघ है वहाँ पे सुधार के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी अपनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से क्या होता है बाद में ना ये सुधार होते हैं ये वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो इस वजह से भी क्या है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ये हम आगे देखेंगे इसमें अभी लेसन में। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना, 15 नए देशों का उदय हुआ। यानी कि क्या है, जब 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति हो गई तो उसके बाद जो उससे राष्ट्र टूट कर बने उसमें से कितने राष्ट्र बने थे, 15 राष्ट्रों का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन के कारण अब हम देखते हैं कि जो सोवियत संघ उसका विघटन कैसे हुआ। भाई इतनी सुपर पावर का मतलब है, राष्ट्र है, तो उसका सडनली विघटन कैसे हो गया वो हम देखेंगे। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, यानी कि जो वहाँ के नागरिक थे उनकी जो वहाँ पे पार्टी थी CPI, वो एक ही पार्टी थी एकमात्र, लेकिन उसके प्रति अब लोगों के अंदर क्या है, एक होता है कि मतलब विश्वास, वो नहीं बचा था। तो इस तरह से लोगों की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो पा रही थी। ये भी रीज़न माना जाता है सोवियत संघ के विघटन का। सेकेंड है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, यानी कि जो नौकरशाही थी वहाँ की जो शासन में उन्हीं लोगों का ज़्यादा दबदबा रहता था।
तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सिंगल एक पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं उसका जो अंकुश भी बहुत ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। संसाधनों का अधिकतम प्रयोग जो है परमाणु हथियारों पर, ये शीत युद्ध के काल में ऐसा हो रहा था कि जो हथियारों की होड़ थी उसकी वजह से क्या, जो संसाधन थे, यानी कि संसाधन तो वहाँ पे थे, ऐसा नहीं कि जो सोवियत संघ है वहाँ पे संसाधनों की कमी हो, संसाधन वहाँ पे बहुत थे, लेकिन जो संसाधनों का जो अधिकतम प्रयोग है वो किस पे करते थे, परमाणु हथियारों पर करते थे। तो जिससे कि जो मतलब सोवियत संघ के जो राष्ट्र देश हैं उनका मतलब बहुत कई के देश जो है पिछड़ते गए, और उनको लगा कि जो उनकी गवर्नमेंट है उन पर ध्यान ही नहीं दे रही है, तो ये भी एक रीज़न माना जाता है सोवियत संघ के विघटन का। तो कुकुर भी ला रहे नहीं चला जाएगा ऐसा कर रहे क्या बात चल रहा है ना, देखते नहीं भैंस की तरह बोलते हैं, चुप रही ना मैं। अब ये शॉक थेरेपी की विशेषताएं देखते हैं क्या है। फर्स्ट है मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, जो पहले क्या था, निजी स्वामित्व नहीं था, सरकार के हाथों में होता था, अब क्या है इसमें निजी स्वामित्व आ गया। सेकंड है राजकीय संपदा का निजीकरण, जो पहले समाजवाद था वहाँ पे, तो जो संपदा होती थी, संसाधन, उस पर राज्य का नियंत्रण रहता था। शॉक थेरेपी के बाद से क्या हुआ कि इसमें निजीकरण आ गया। फिर सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म बनने लगी। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता हुई। पश्चिम देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। ये सारी क्या शॉक थेरेपी की विशेषताएं थी। उसके बाद जब शॉक थेरेपी को इन देशों पे मतलब अप्लाई किया गया, उन लोगों ने अपनाया, तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसके भी परिणाम आएंगे, क्योंकि जहाँ पे इतने सालों से जो है व्यवस्था समाजवादी तरीके से चल रही है, अब सडनली अगर वो लोग ऐसे मतलब कोई भी चेंजेस करते तो उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो हम देखते हैं क्या है, पूर्णतः असफल, यानी कि शॉक थेरेपी क्या है, पूरी तरह से असफल हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा जो है वो एकदम चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई काफ़ी ज़्यादा। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, यानी कि पहले क्या था कि जो लोग थे वहाँ पे नागरिक थे, उनको एक मिनिमम जो होता है कि लाइफ स्टाइल उनका, यानी कि शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें उनकी कंप्लीट रहती थी। तो ये सब भी चीज़ें जो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो भी इसकी वजह से नष्ट हो गई। फिर फोर्थ हमारा 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गिराज सेल भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इतिहास की सबसे बड़ी जो है गिराज सेल क्या होता है, तो आप इसको डिफाइन करके वहाँ पे लिख सकते हैं। अब इससे क्या होता है, फिफ्थ हमारा इसमें आर्थिक विषमता बढ़ी बहुत ज़्यादा, खाद्य संकट हो गया, फिर माफिया वर्ग का उदय हुआ, फिर आपका है कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे जो है सत्तावादी राष्ट्रवादी शासन स्थापित हुआ वहाँ पे। तो ये सब जो है शॉक थेरेपी के बाद से प्रॉब्लम्स आई वहाँ पे। इसके साथ ही हम देखते हैं संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्य और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। तो ये मतलब संघर्ष वगैरह भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था उस वक्त। फिर बाल्कन क्षेत्र है ये भी एक मतलब उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेन है। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर क्या होता है कि जो बाल्टिक क्षेत्र है, बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया।
एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 2004 में नाटो में शामिल हुए। ये वो है जो मतलब आपका जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं पनप रही थी जिन राष्ट्र मतलब देशों के बारे में, ये उन राष्ट्रों के बारे में बात हो रही है आपको, बाल्टिक क्षेत्र वगैरह जो है। फिर है मध्य एशिया। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का भी अखाड़ा बन गया है। यानी कि जो कई जो छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो सुपर पावर कंट्री होती हैं, क्योंकि उनका जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चे तेल है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो और भी कंपनियाँ उनकी क्या है प्रतिस्पर्धा बन जाती है एक तरीके से। अब क्या है पूर्व साम्यवादी देश और भारत, हम रिलेशंस के बारे में देखते हैं इसमें कि जो साम्यवादी देश है उससे भारत के रिलेशंस कैसे हैं। फर्स्ट हमारा पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ संबंध है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि मतलब जो पूरा देश है, कंट्री है, सभी वो एक ध्रुवीय बन जाए। वो क्या कहते हैं बहुध्रुवीय विश्व, यानी कि जो सभी राष्ट्र हैं सबका ही जो है मतलब विकास अच्छे से होना चाहिए। तो ये दोनों ही मतलब जो कंट्रीज है उनका सपना है एक। थर्ड है दोनों देश सह सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। फोर्थ है 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिफ्थ है भारत जो है रूसी हथियारों का खरीदार भी है। रूस से तेल का आयात भी होता है इंडिया में। परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद, यानी कि रूस ने बहुत ज़्यादा मदद भी की है परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना में। एट कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की गई है। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्य की प्राप्ति पर बल दिया गया है। यानी कि ये जो सब चीज़ें हैं वो क्या शो करती हैं कि जो भारत है उसके रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं यानी कि साम्यवादी देशों के साथ वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर ये जो इंडिया है, अगर जब शीत युद्ध का टाइम चल रहा था उस टाइम पे अगर वो किसी एक राष्ट्र में शामिल हो जाता ना, तो ये जो रिलेशन है ना शायद हमारे इतने अच्छे नहीं हो पाते किसी एक कंट्री के साथ। इसी के साथ ही आपका ये जो वीडियो उसका एंड होता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।